लास्ट क्लास में मैंने आपको टैक्स कैलकुलेशन सिखाई थी। आई होप सो आप लोगों ने की होगी। जो बच्चे नए हैं वो पेजेस छोड़ दे, उसके आगे नोटिंग करें। और ये इतनी पतली सी छोटी सी बीमार सी कॉपी लगा रहे हो युगल आप, ये तो चलने वाली नहीं है। टैक्स का सब्जेक्ट है और ये भी बच्ची कॉपी है, स्मॉल कॉपी है, नो डाउट, लेकिन कॉपी जो है ना बढ़िया सी लगाओ। पता है क्या, ऐसे नंबर ऑफ रजिस्टर ज्यादा भर जाएंगे ना, फिर आपको लगेगा बर्डन ज्यादा है। समझ आई बात? क्योंकि सीए के इंस्टीट्यूट से 500 स्टडी मटेरियल आएंगे टैक्स के, एक क्वेश्चन बैंक 6, एक स्कैनर 7 और 2-3 कॉपियां, 10 टॉपिक हो जाएंगे। समझ रहे हो बात मेरी? अभी तो चैप्टर बनाना शुरू भी नहीं किया हमने कुछ भी अभी तो खास, ठीक है। तो एक कॉपी बनेगी तो एक ही कॉपी में डायरेक्ट टैक्स के कंसेप्ट, एक कॉपी में जीएसटी के कंसेप्ट हमारे पास आ जाएंगे। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, आई होप सो आप लोगों ने किए होंगे। और मुझे आज मैं आपको टैक्स कैलकुलेटर का भी सिखाऊंगा, टैक्स कैलकुलेटर कैसे हम यूज करते हैं। एक मिनट मैं जरा ना साइट खोल के देखूं, ये ना जो ऑनलाइन क्लास है ना हमारी, उसमें अब नया सॉफ्टवेयर आया है तो टैक्स कैलकुलेटर स्लैब पे आ नहीं रहा, नहीं तो भी दिखाता आपको एक सेकंड में कि कैसे टैक्स कैलकुलेटर का सिस्टम चलता है। कैलकुलेटर, चलिए इतना कोई डाउट है ऑनलाइन वाले बच्चों पूछो। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। पहले वाले का आंसर मुझे बताइए आप लोग। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, टैक्स जो है 9620 आ रहा है बच्चों? हाँ जी 9620 आ रहा है सभी का? चलो डन। ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी कंफर्म कर दिया, ठीक है सर आ रहा है। सेकंड वाले में नील आ रहा है बच्चों? सही जवाब, आप 1 करोड़ का क्वेश्चन जीत गए हैं, ठीक है। पैसे अगले जन्म में मिलेंगे लेकिन जीत इस जन्म में गए हैं, ठीक है। सही जवाब नील। फिर तीसरे का टैक्स आ रहा है 58810 आ रहा है बच्चों? 58810 आ रहा है सभी का? हाँ राउंड ऑफ कर दिया ना उसको। एक्चुअली क्या होता है, अगर लास्ट फिगर 5 रुपया उससे ज्यादा हो, अभी सिखाना है मैंने आपको, लास्ट फिगर 5 रुपया उससे ज्यादा, उसको नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 कर देते हैं। और अगर वो 4 रुपए 3 रुपए 2 रुपया 1 रुपया तो प्रीवियस मल्टीपल ऑफ क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं। फिर इनकम ऑफ वाई, इसमें आपके पास जो आपका टैक्स बनेगा 148855 बन रहा है सभी का। अगर इसको भी मैं राउंड ऑफ कर दूं ना 148860 बन जाएगा। 5 रुपया उससे ज्यादा तो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10। और इसमें आपका जो टैक्स बनेगा 457080, ठीक है डन है। दोबारा बताओ। हाँ ये टैक्स ये बन रहा था 276640 पिछले केस में। चलें फिर आगे, चलो शुरू करते हैं फिर आगे का पार्ट। प्लीज कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। अब आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट आ रहा है एग्जाम्पल ऑन HUF। एग्जाम्पल ऑन HUF। HUF में हमारे पास 2.5 लाख रुपए की स्लैब होती है, वहां पे हायर स्लैब हमें कभी भी नहीं मिलती, तो वहां पे 3 लाख 5 लाख का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। तो इनकम ऑफ X HUF 4,20,100 रुपया, और ना ही HUF में 87A का कोई कंसेप्ट है। 87A सिर्फ किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए नहीं है। बच्चों आज हमारा चौथा नंबर का लेक्चर है। अप्रोक्सीमेटली 8 लेक्चर में हम खत्म करेंगे चैप्टर 1 को, और मैं आपको बता रहा हूं ये 8 लेक्चर बहुत ज्यादा है। मैंने उम्मीद से ज्यादा लगाए हैं क्यों, और बहुत आराम से कराया है क्योंकि सारी उम्र का बेस है। अभी आप देखना कल का परसों का नहीं, जो उसके बाद का लेक्चर है, लेक्चर 6, 7 एक क्लास होगा, वो आपके लिए आपको बड़े लोगों अंबानी मतलब टाटा सबकी टैक्सेशन सिखा देगा। और लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे स्टडी मटेरियल के, और भी क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। सो ये हमारा बेस है, ये हमें लाइफ टाइम काम आना है।
इसलिए हम इसके ऊपर इतना टाइम लगा रहे हैं। इतने में तो मैं आपको बड़ा चैप्टर भी करा दूं 8 लेक्चर में, तो जिसकी नोटिंग 100 पेज की होगी, 100 पेज की, 60 पेज की, 70 पेज की, वो भी 8 या 9 लेक्चर में खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये बेस है, ये सारी उम्र काम आना है, इसलिए हम इसके ऊपर बहुत स्लो चल रहे हैं। तो ध्यान रखना, एचयूएफ में हमेशा 2.5 लाख की स्लैब है, कोई 87A नहीं मिलता। अप टू 2.5 लाख नील, 170-100 का 5%, 8505। 87A की रिबेट तो मिलेगी नहीं आपको, 4% सेस लगेगा, 340 अप्रोक्सीमेटली 8845 टैक्स आ जाएगा, जिसको राउंड ऑफ करेंगे 8850, 8850 रुपए। ठीक है, राउंड ऑफ तो करेंगे, कोई टैक्स वहां राउंड ऑफ करके ही आता है, ये ध्यान रखना। भी आप थोड़ी देर में सीख जाओगे, राउंडिंग ऑफ का लॉ भी मैंने लिखवाया, नहीं भी लिखवा देंगे आपको। समझ आया पॉइंट सभी को? डन है ये? तो आपके पास 4, 20, 100, 2.5 लाख तक नील, उसके बाद 5%, 4% सेस लगेगा, अकॉर्डिंगली आपके पास आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब आ रहा है हमारे पास बच्चों टैक्स रेट्स इन केस ऑफ फर्म ऑब्लिक एलएलपी। बच्चों देश में पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, देश में पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है। मैं आपको बता दूं, इसमें स्लैब सिस्टम नहीं है, इसमें डायरेक्ट 30% का टैक्स रेट है। आप 1 रुपया कमाओगे तो भी 30 रुपया देना है, 100 रुपया कमाओगे तो 30% देना है, अगर आप 1 लाख कमाओगे 30%, 30,000 रुपया आपको टैक्स देके चलना है। तो देश में पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी टैक्स के हिसाब से तो अच्छी बात नहीं है। मोर यू शो द प्रॉफिट, मोर विल बी द बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, और 30% सीधा टैक्स है, कोई स्लैब का सिस्टम नहीं है, सीधा 30% टैक्स है, कोई 2.5 लाख की छूट का सिस्टम नहीं है, कोई 87A का कंसेप्ट नहीं है, सरकार का 30 पैसे हिस्सा है आपके प्रॉफिट में, इतनी सी बात है। तो बच्चों टैक्स एट द रेट 30%, इसको टैक्स में बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट, एक बार एग्जाम में बहुत पहले क्वेश्चन आया था, एवरेज रेट और मैक्सिमम मार्जिनल रेट में क्या फर्क होता है? तो एवरेज रेट तो आपका वो रेट होता है, आपकी नॉलेज के लिए, जो हम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स आता है उसको डिवाइड बाय टोटल इनकम करते हैं, वो एवरेज रेट होता है। लेकिन जो 30% का रेट होता है उसको मैक्सिमम मार्जिनल क्या बोलते हैं? रेट बोल के चलते हैं। सरचार्ज, सड़क बनाने के बाकी कामों के लिए पैसा 12%, अगर इनकम एक्सीड करेगी 1 करोड़ से 4% सेस। सरचार्ज आपकी नॉलेज के लिए 12%, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, और 4% सेस लगता है। तो सरचार्ज बड़े आदमी पे है। आप कहोगे सर आपने इंडिविजुअल का सरचार्ज तो नहीं लिखवाया अभी, वो मैंने इसलिए लिखवाया, उसमें भी स्लैब्स हैं, वो तो सबसे लास्ट का होगा टॉपिक इस चैप्टर का, वही तो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है कभी, तो उसको छोड़ दिया क्योंकि यहां पे स्लैब नहीं, उसमें भी स्लैब है। इंडिविजुअल के लिए 10%, 15%, 25%, 37% तक सरचार्ज है, स्लैब्स है उसमें भी, तो वो अभी नहीं लिखवाना था आपको, लेकिन फर्म में स्लैब नहीं है तो एक ही बार हमने रूल लिख लिया। आपकी नॉलेज के लिए बड़े फर्म के ऊपर ही सरचार्ज लग के चलेगा। एग्जाम्पल, एबीसी इज अ पार्टनरशिप फर्म having an income of rupees एक फर्म है, उसकी इनकम आपको दे रखी है, 3 केसेस में सिर्फ 10,000 रुपए प्रॉफिट है, 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, 80 लाख रुपए प्रॉफिट है। टैक्स 30% के हिसाब से 3,000, 60,000,
24 लाख। समझ आया? 30% टैक्स है, कोई स्लैब की तो बात ही नहीं है, डायरेक्ट 30% टैक्स है। दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम मार्जिनल, क्या बोलते हैं, रेट बोल के हम चलते हैं। और 4% सेस लगेगा एजुकेशन के लिए। सरचार्ज तो बड़े एसएससी के ऊपर है, जिसकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है उनके लिए, तो टैक्स बन जाएगा 3120 62400 2496 और शॉर्टकट, अगर मैं शॉर्टकट रेट बताऊं 31.2% है विदाउट सरचार्ज, बिना सरचार्ज के। जहां सरचार्ज नहीं है 31.2 मतलब 30% तो टैक्स का रेट है, 4% सेस हो गया, 1.2 हो गया 31.2। तो आप 10,000 का 31.2 करो, सीधा 3120 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये विदाउट सरचार्ज में शॉर्टकट रेट है, क्योंकि 30% स्टेक रेट है और 4% 30 के ऊपर सेस है, तो 1.2 बोलता है इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31.2 होकर चलेगा। समझ आया पॉइंट सभी को? चले आगे। क्लियर है सभी? पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेशन, तो टैक्स में तो पार्टनरशिप फर्म बनाने का फायदा कम है, जितना ज्यादा प्रॉफिट शो करोगे उतने 30 पैसे सरकार का हिस्सा होकर चलेगा, और 4% उसके ऊपर तो 31.2 सरकार का हिस्सा होके चलेगा। तीसरा पॉइंट, टैक्स रेट इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी। तो देश में जो म्युनिसिपैलिटी है, लोकल अथॉरिटीज हैं, उनका टैक्स के रेट्स आ रहे हैं हमारे पास। 30% रेट है वही फर्म वाला, सरचार्ज एट द रेट 12%। अगर आपकी इनकम एक्सीड 1 करोड़ से 4% सेस है, 4% सेस लग के चलेगा आपके ऊपर। समझ आया पॉइंट? हमें पेपर में 99% क्वेश्चन इंडिविजुअल एचयूएफ के आने हैं। हमारे सिलेबस में फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी का थोड़ा सा ही पार्ट है, पूरा पार्ट नहीं है, वो फाइनल में आएगा, बेसिक पार्ट है। तो क्वेश्चंस टैक्सेशन के कम मिलेंगे आपको, इंडिविजुअल एचयूएफ के टैक्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपकी काइंड नॉलेज के लिए। फिर आगे, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होगी? कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम, तो लॉ हमें बताएगा कि टोटल इनकम क्या होती है। वी हैव सैलरी इनकम। बच्चों, हमारे पास जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए सैलरी का हेड है। इनकम टैक्स ने इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो जो लोग जॉब क्लास हैं उनके लिए सैलरी का चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एज सैलरी का इनकम। समझ आई बात? जो लोग प्रॉपर्टियां किराए पे देते हैं, जो लोग प्रॉपर्टियां किराए पे देते हैं उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो जो लोग प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं उनके लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, आपकी नॉलेज के लिए। जो लोग देश में बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उसकी इनकम। जो लोग देश में कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, गोल्ड बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, जो उनके रेकरिंग नेचर की इनकम नहीं होती, जो डेली बेस पे नहीं राइज होती, सोना बेच दिया, घर बेच दिया, शेयर्स बेच दिए, और उनका नेचर ऑफ बिजनेस शेयर बेचना नहीं है, तो उनके लिए इनकम क्या होती है? कैपिटल गेन की इनकम होती है। और जो इनकम इन चारों में नहीं आती, वो अलग सोर्स में आती है, उसको क्या बोलते हैं? अदर सोर्सेस की इनकम बोलकर चलते हैं।
उसको हम अदर सोर्सेज बोलकर चलते हैं। फिर आपके पास इसमें क्लबिंग होती है इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, जैसे माइनर की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है, माइनर की इनकम मम्मी पापा में क्लब होती है। तो सेक्शन 60 से लेके 63 तक क्लबिंग के रूल्स हैं आपके नॉलेज के लिए, और क्लबिंग आप करके चलते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, ये हमारे पास ना सेक्शन नंबर 15 से लेके 17 तक है। यहां हमारे पास सेक्शन 22 से 27 तक है, ये 28 से लगभग 44 तक है, ये 45 से लेके 55 तक है, इसमें 56 to 58 सेक्शन अप्रोक्सीमेटली आते हैं, इसमें 60 से 63 सेक्शंस आते हैं टोटल सेक्शंस, और आगे चलते हैं। तो ऐसे है इनकम टैक्स की सीरीज ये, अगर हम देखें। और माइनस सेट ऑफ लॉसेस, कोई पास के लॉसेस हम माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम बन जाती है, ये हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम बन जाती है। लॉसेस सेट ऑफ होने के बाद जो आती है दैट इज कॉल्ड एज जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। और इसमें से कुछ छूट भी मिलती है हमें। 80C to 80U सेक्शन में टैक्स में छूट है। जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चों की फीस पे करते हो मम्मी पापा आपके, तो उसमें टैक्स में छूट है। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, मेडिकल पॉलिसी ले लो, टैक्स में छूट है। तो काफी सारी छूट भी है टैक्सेशन में। तो रिडक्शन जाएंगी, उसके बाद आ जाएगी नेट टैक्सेबल इनकम। एक मिनट समझो सभी। इस इनकम को देखते हैं हम फॉर 87A, और इसी इनकम को देखते हैं फॉर सरचार्ज। हम जब बात करते हैं ना कि इनकम 5 लाख तक होगी या 5 लाख से नीचे होगी तो आपको 87A मिलेगा। तो वो 5 लाख क्या होता है, जीटीआई होता है कि एनटीआई होता है? एनटीआई होता है, नेट टैक्सेबल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शन। समझ आई बात? और जब हम सरचार्ज की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट कि सरचार्ज 1 करोड़ से ऊपर वाले एसएससी पे लग रहा है, जिस पे भी लग रहा है, तो वहां पे भी हम किसकी बात करते हैं? नेट टैक्सेबल इनकम की बात करके चलते हैं। नेट टैक्सेबल इनकम मींस सारी इनकम प्लस करके, लॉस माइनस करके, जो टैक्स में छूट है वो माइनस करके, जो बचता है वो नेट टैक्सेबल इनकम आपके पास हो जाती है। और फिर एक मिनट समझो, इनकम को राउंड ऑफ करते हैं, फिर इस पे टैक्स निकालते हैं, और फिर टैक्स को भी हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ करके चलते हैं। समझ? तो इनकम भी 5 रुपए के मल्टीपल में होता है, मतलब 10 रुपए के लास्ट फिगर 5 रुपए उससे ज्यादा है तो लास्ट फिगर ऑफ 10 पे ले जाते हैं उसको। 5 से नीचे है 4, 3, 2 तो पिछले मल्टीपल ऑफ 10 पे लेते हैं। सेम इनकम को भी राउंड ऑफ करते हैं और टैक्स को भी क्या करते हैं? राउंड ऑफ करके चलते हैं। नोट करिए। समझ आया पॉइंट सभी को? ओके, डन है। तो बच्चों, किसी को 5 हेड से इनकम हो सकती है, किसी को 4 हेड से, मतलब कोई जॉब भी कर सकता है, उसने प्रॉपर्टी किराए पे भी दी हो सकती है, वो छोटा मोटा बिजनेस भी करता है, कोई प्रॉपर्टी गोल्ड भी बेचा है इस बार, और कोई अदर सोर्सेज की इनकम भी है। तो किसी को 2 हेड से इनकम हो सकती है, किसी को 1 हेड से हो सकती है, किसी को 4 हेड से हो सकती है, किसी को 5 हेड से भी इनकम होकर चल सकती है। इनकम टैक्स सारे इनकम को जोड़ के जाता है, ठीक है ना? तो तभी सरकार बोलती है पूरा साल पैसा कमा लो। फिर हम बाद में आप अपनी कैलकुलेशन करो एज पर रूल्स, और फिर हमें हिसाब क्या करो?
सबमिट करके। चलो, सरकार ने 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है। कल 2021 की रिटर्न जानी थी, ठीक है, क्योंकि इन्फोसिस की साइट को जो सॉफ्टवेयर दिया है वो सही नहीं चल रहा, और 31 दिसंबर भी अभी बात नहीं बनेगी, ये मार्च तक जाएगी, 31/3/22 तक। अभी भी फॉर्म्स पूरे नहीं खुले हैं। जब फॉर्म खुलेंगे नहीं, पूरा इंडिया फाइल कहां से कर देगा? तो ये डेट्स फिर बढ़ेंगी, लेकिन ये प्रैक्टिकली है, मतलब ये पेपर के लिए नहीं है। पेपर में तो हमें वो डेट्स लर्न करनी होती है जो एक्चुअल ड्यू डेट्स होती हैं, ये तो बढ़ती रहती हैं। कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी साइट नहीं चल रही, ये डेट्स बढ़ती चलती है आपके नॉलेज के लिए। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ग्रोस सैलरी दे रखी हो या फिर सैलरी दे रखी हो, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू 50,000 माइनस करते हैं, और अगर वर्ड दे रखा हो सैलरी कंप्यूटेड, सैलरी नेट, इट मीन्स 50,000 ऑलरेडी डिडक्टेड। तो उसका मतलब 50,000 ऑलरेडी क्या है? डिडक्टेड है। अब सुनिए, मैंने बोला था आपको पिछली क्लास में कि हर बार लोग बोलते हैं स्लैब बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। ये जो 12,500 की रिबेट है, ये 2020-21 में आ गई थी, और 21-22 में भी यही है। तो लोग कहते हैं सर और क्या बेनिफिट दिया हमें? ये तो आपने 2021 में ही कर दिया था, 20-21 में, 21-22 में भी यही है। तो सरकार ने सैलरी क्लास को टैक्स में बेनिफिट दिया कि आपकी जितनी सैलरी बनेगी पूरे साल में, अप टू 50,000 की सैलरी से आपको छूट मिलेगी। वो छूट सिर्फ सैलरी क्लास को मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। ऐसा करके सरकार ने सैलरी क्लास को टैक्स बेनिफिट दे दिया। तो 50,000 रुपए की सैलरी, अगर आपको क्वेश्चन में ग्रोस सैलरी या सैलरी दे रखी हो पर मंथ, तो जो भी सैलरी आएगी उसमें 50,000 तक माइनस होगा। मतलब अगर सैलरी बन रही है 6 लाख, 50 माइनस होकर टैक्सेबल कितनी होगी? 5.5। अगर सैलरी बन रही है 10 लाख, 50 माइनस होकर टैक्सेबल कितनी होगी? 9.5 लाख, ठीक है। और अगर आपके पास जो सैलरी, आपकी जो सैलरी बन रही है, वो आपकी नॉलेज के लिए जो सैलरी बन रही है, वो आपके पास मान लो आपकी 40,000 ही बन रही है पूरे साल की, तो फिर 40 ही माइनस होगा, फिर 50 माइनस नहीं होगा। अप टू का मतलब होता है मैक्सिमम छूट कितनी मिलेगी? 50। अगर सैलरी पूरे साल की 30 है तो 30 ही माइनस होगा, सैलरी टैक्सेबल क्या हो जाएगी? नील होकर चल जाएगी। पॉइंट समझ आया सभी को? हाँ जी बच्चों, ओके, डन। नंबर 2, रेंटल इनकम। अगर आपको रेंटल इनकम हो या फिर रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखा हो, उसमें से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन और अगर आपको रेंट कंप्यूटेड वर्ड दे रखा हो या रेंट नेट वर्ड दे रखा हो, तो इट मीन्स 30% ऑलरेडी डिडक्टेड, 30% ऑलरेडी माइनस हो चुका। देश में ना बच्चों, मैं आपको बताता हूं, वैसे इसका लॉजिक तो मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन ऊपर से बता देता हूं। देश में ना जो सेकंड चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी का, जिसको भी देश में रेंट आता है, हर किसी को रेंट में से 30% की छूट है। ऐसा करके सरकार ने एक्चुअल खर्चा आपको कम क्लेम करना खत्म कर दिया है। मतलब लोग बोलते हैं मैंने व्हाइट वॉश कराया, मैंने रिपेयर कराई, मैंने ये कराया, लोग फर्जी खर्चे क्रिएट करते हैं रेंटल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। सरकार ने सभी खत्म कर दिया। देश में अगर आपको रेंट आ रहा है साल का 1 करोड़, 30 लाख छूट मिलेगी आपको।
और 70 लाख पे श्योर क्या हो जाएगा, टैक्स जाएगा। समझ आई बात? तो सरकार ने रेंटल इनकम पे इनकम श्योर की है, खर्चों की रिडक्शन खत्म की है, 30% खर्चों के नाम से हर किसी को देकर चला है, बाकी 70% पे टैक्स की श्योरिटी कंफर्म करके चली है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, तो अगर ये दो बातें, इसीलिए जब इस चैप्टर के क्वेश्चन एक आएगा या कहीं पे हम करेंगे तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे हमें हल्के से, ऑल्दो दीज पॉइंट बिलोंग टू डिफरेंट चैप्टर्स, वहां हम डिटेल में पढ़ लेंगे उनको क्या बोल के चलते हैं, लेकिन माइंड सेटअप करना था क्या पॉइंट है। डन है, चलें आगे। फिर आपके पास फिर टैक्स रेट इन केस ऑफ कंपनी, टैक्स रेट इन केस ऑफ कंपनी। देश में अगर आप कंपनी बनाते हो तो उसके लिए टैक्स रेट क्या है? तो पहला है हमारे लिए डोमेस्टिक कंपनी, पहला है हमारे लिए डोमेस्टिक कंपनी। याद है डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है वो, और जो कंपनी फॉरेन की है, इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, वो भी कौन सी कंपनी है? डोमेस्टिक कंपनी है। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट अलग है। इसके लिए लॉ मेकर ने कहा इफ टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट इन फाइनेंशियल ईयर 1920 लेस देन 400 करोड़ तो टैक्स एट द रेट 25%, और अदर केस में टैक्स एट द रेट 30%। अब सुनिए, सरकार ने कहा आज हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 21 और 22। 21-22 में कंपनी डोमेस्टिक अगर छोटी है, छोटी का मतलब उसका टर्नओवर पिछले साल नहीं, पिछले से पिछले साल, 21-22 का पिछले साल, 20-21 उससे पिछला साल 19 और क्या 20, 19-20 में अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ से कम है साल की, तो आप छोटी कंपनी हो, 25% लेंगे आपसे टैक्स साल का। लेकिन आपकी टर्नओवर ज्यादा है तो आपसे कितना लेंगे? 30%। तो बीजेपी सरकार ने बोला था कि हम नए सेशन में, जो नई सरकार बनी थी 19 में, कि हम टैक्स का रेट 25% कर देंगे कंपनीज के लिए। तो सरकार ने कंपनीज को बेनिफिट्स देकर चला है, जो कि छोटी कंपनीज है 400 करोड़ से नीचे। अब कई बच्चे पूछते हैं सर ये 19-20 का क्या क्राइटेरिया, पिछला साल क्यों नहीं देखा? शायद इसलिए नहीं देखा क्योंकि 19-20 की असेसमेंट जो है ना 20-21 के अंदर जीएसटी की शायद ना हुई हो, जीएसटी की टर्नओवर की फिगर जीएसटी से आती है, तो इसीलिए कर रहे हैं कि 21-22 में 20-21 की असेसमेंट नहीं हुई होगी जीएसटी की, 19-20 की होगी, तो टर्नओवर की फिगर तो जीएसटी से मिलेगी हमें, तो वहां की असेसमेंट पूरी हो चुकी होगी। तो इसीलिए हम लोग एक साल पिछले लेकर चल रही है सरकार, इमीडिएट प्रोसीडिंग नहीं लेकर चल रही। समझ आई? तो असेसमेंट के बाद जो फिगर आएगी वो फिगर आपकी निकलेगी जो टर्नओवर होकर चलेगी। तो इसलिए सरकार एक साल और पीछे की लेकर चल रही है, इमीडिएटली प्रोसीडिंग की नहीं लेकर चल रही। समझ आया पॉइंट? और अगर आपकी फॉरेन कंपनी है, अगर आपकी फॉरेन कंपनी है, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी 40%, और एक फॉरेन कंपनी को अगर रॉयल्टी एंड फीस की इनकम आती है तो उसकी 50%। ये आपको लर्न नहीं करना, रॉयल्टी और फीस, सीए फाइनल में आएगी। तो फॉरेन कंपनी पे 40% टैक्स रेट है, लेकिन अगर फॉरेन कंपनी रॉयल्टी और टेक्निकल फीस कमाएगी भारत से तो 50% हो जाएगा, लेकिन वो आपको लर्न नहीं करना, वो सीए फाइनल में हिट करेगा, रॉयल्टी क्या केस जो भी होकर चलता है। सरचार्ज दोनों का एरो लगा रहा हूं मैं, लेटर डिस्कस करेंगे, एप्लीकेबल तो होता ही है, और 4% सेस तो सबके ऊपर है, क्योंकि इसमें भी सरचार्ज की स्लैब है। कंपनी में भी छोटी कंपनी बड़ी कंपनी में अलग अलग रेट है सरचार्ज का। इंडिविजुअल में 4 स्लैब है, इसमें 2 स्लैब है, जबकि फर्म में एलएलपी में कोई स्लैब नहीं है, एक ही है 12% अगर 1 करोड़ से ऊपर होकर। मैंने जो ऑब्जर्व किया,
सरकार ये कह रही थी आज से 2-3 साल पहले जब मैं उनका बजट सुनता था, वी वॉन्ट टू मेक द टैक्सेशन वेरी इजी, वी वॉन्ट टू मेक द टैक्सेशन वेरी इजी, हम चाहते हैं टैक्सेशन को इजी करें। बट व्हाट आई हैव सीन, ये तो डे बाय डे कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं। बिलीव मी बच्चों, सरचार्ज के इंडिविजुअल के 4 रेट, कंपनी के 2 अलग अलग रेट, फर्म के अलग रेट, लर्न करने में मुश्किल आती है सबको। तो जितनी एक जैसा सिस्टम रखते तो आसान होता। सेकंड थिंग, हम ये सुनते थे, बीजेपी वाले कह रहे थे हम इनकम टैक्स के फॉर्म, मैं आपको अपना बताता हूं, मैं ना जीएसटी की कोई रिटर्न अपने हाथ से भरता, ना इनकम टैक्स की कोई भरता, मेरे आर्टिकल ही भरते हैं। बट आई लाइक टू से, परसों मैंने एक रिटर्न खुद भरी, कोई क्लाइंट आया मेरे पास लखनऊ का, तो मैं खाली बैठा था शाम को, तो मैंने कहा चलो मैं भर देता हूं, 5-10 मिनट का काम है। जो सैलरी क्लास की रिटर्न है, सैलरी क्लास की रिटर्न है या उसके साथ कोई छोटा मोटी और इनकम है अदर सोर्सेज की, तो उसका फॉर्म नंबर ITR 2 जाता है। जिसकी सिर्फ सैलरी है उसका ITR 1, सैलरी के अलावा छोटी मोटी और इनकम है तो ITR 2, ऐसे फॉर्म है अलग अलग। बच्चों वैसे मैं ITR 2 ना 2 या 3 मिनट में भर सकता हूं, किसी का भी जैसा मर्जी डाटा हो, मुझे 2 मिनट 3 मिनट से ऊपर नहीं लगता। अगर मैं सिंसियरली बैठ जाऊं ना, डाटा पूरा मेरे पास हो एक साथ, तो 2-3 मिनट का काम होगा, मैक्सिमम 5 मिनट में रिटर्न सबमिट हो जाएगी। मुझे 20 मिनट लग गया ITR 2 भरने में। जो अब इन्फोसिस ने फॉर्म बनाया इनकम टैक्स का, इतना लंबा चौड़ा, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है, फॉर्म के अंदर मैंने सुना था फॉर्म इजी करना है, और ये तो फॉर्म उन्होंने डबल कॉम्प्लेक्स कर दिया इन्फोसिस वालों ने। पहले TCS के पास था, टाटा वाले अच्छा काम कर रहे थे, मुझे नहीं लगता इन्फोसिस वाले जो साइट बना रहे इतनी काम, इतना लंबा चौड़ा फॉर्म, दूसरा इतने स्टेप्स फॉर्म के अंदर, पहले तो डाटा भरा, क्लिक किया, फॉर्म सीधा के सीधे क्या सबमिट, अब काफी टाइम कंज्यूमिंग हो गया है फॉर्म। तो कहने का मतलब है ये कॉम्प्लेक्स ही कर जा रहे हैं डे बाय डे, कोई इजी तो नहीं करके चल रहे। अच्छी बात है, कॉम्प्लेक्स करेंगे हमें तो फायदा ही होगा प्रोफेशनल्स को। छोटे मोटे जो लोग रिटर्न्स फाइल खुद ही कर लेते हैं उनको परेशानी आएगी, लेकिन जो सरकार ने बोला था उसके हिसाब से चीज नहीं चल रही। मतलब डे बाय डे मैं देख रहा हूं इनकम टैक्स लॉ कॉम्प्लेक्स ही होता जा रहा है, इजी तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे किसी भी एंगल से कि इजी होता जा रहा है इनकम टैक्स लॉ। एग्जाम्पल, X Limited provide the income details. एक लाख, 2 लाख और 50 लाख, नाइनटीन 20 में टर्नओवर 300 करोड़, 1920 में टर्नओवर 700 करोड़, ठीक है, अलग अलग टर्नओवर दे रखे। तो बच्चों ये हो गई हमारे पास छोटी कंपनी, बोली यस और नो, और ये हो गई टैक्स में बिग कंपनी। ये मैंने बोला वर्ड ताकि आपके माइंड में रहे। छोटी कंपनी होते टैक्स का रेट 25, बड़ी होते ही हमारे पास कितना 40। अब आप कहोगे सर डोमेस्टिक है कि फॉरेन है, कुछ नहीं लिखा तो डोमेस्टिक इंडिया की कंपनी है, फॉरेन होगा तो वहां पे मेंशन होगा, एनआर होगा तो क्वेश्चन में क्या होगा, मेंशन होकर चलेगा, ठीक है। अब बच्चों, अब केस 1, केस 2, केस 3, आपकी इनकम 1 लाख, 2 लाख और 50 लाख, ठीक है। टैक्स एट द रेट 25%, बोलिए ओके। हाँ बच्चों यही आएगा ना, 25%, 50,000, 12.5 लाख, 4% सेस 1,000, 2,000, 50,000, टोटल टैक्स 26,000, 52,000 और 13 लाख। तो अगर मैं शॉर्टकट रेट इसका बताऊं विदाउट सरचार्ज,
वो 26% है। अगर मैं शॉर्टकट रेट बताऊं विदाउट सरचार्ज तो वो 26% है। समझ आया बच्चों? देख लो 1 लाख का 26%, क्योंकि 25% रेट है, 4% सेस 1% बनता है, इक्वल टू 26 हो जाएगा। और बी केस में टैक्स एट द रेट 30%, 30,000, 60,000, 15 लाख। टैक्स 31,200, 62,400, 15,60। यहां 31.2 है विदाउट सरचार्ज। वही कंपनी वाला फर्म वाला रेट है ना बच्चों, बड़ी कंपनीज पे फर्म। तो आप देख रहे हो आज देश में पार्टनरशिप फर्म पे 30% रेट है और छोटी कंपनीज पे 25% रेट है। सरकार ने 5% का कंपनीज को टैक्स बेनिफिट एक्स्ट्रा देके चल, बट देर इज नो स्लैब, देर इज नो 87A। समझ आया कंसेप्ट? कोई डाउट इसमें? ओके चलिए फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों एक बार फटाफट टैक्स के रेट्स को ओवरव्यू कर लो। रेट्स खत्म हो गए हैं, सिर्फ सरचार्ज वाले केस अब रह गए हैं। तो वहां पे हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे 2 क्लास के बाद। अभी 2 क्लास लगनी है, उसके बाद सरचार्ज का टॉपिक आ जाएगा, दोबारा टैक्स की कैलकुलेशन होगी। तो कंपनी का टैक्स रेट क्लियर है, फर्म का टैक्स रेट क्लियर है, फ्लैट रेट है, कोई 87 है नहीं, कोई स्लैब नहीं है। एक बार फटाफट रीड कर लो, फिर आगे चलते हैं। जानवी लेक्चर्स देख लिए सारे, पूरे लेक्चर्स? मुझे ऐसे लग रहा है, अब मैं सोच रहा हूं कि ना लाइव ऑप्शन बंद कर दें, ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि ना बच्चे ना क्लास में पूरे नहीं आ रहे। कुछ लाइव आते हैं, कुछ बाद में देखते हैं रिकॉर्डिंग, लेकिन जब फेस टू फेस खुला है तो लोकल को फेस टू फेस में आना चाहिए। उससे जो नर्चर होगा ना माइंड, वो किसी से भी नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सोचना पड़ेगा कि लाइव ऑप्शन उसी को दें जिसको लेनी है। हाँ, अगर किसी को नहीं आना, वो एक दिन पहले बता दे कि मैसेज करके मैं नहीं आ रहा, तो यहां से लाइव ऑप्शन ओपन कर देंगे उसके लिए, ठीक है? दैट इज एप्लीकेबल। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे 3 बच्चे एक दिन फेस टू फेस आ रहे हैं, 2 लाइव आ रहे हैं, फिर वो अगले दिन फेस टू, फिर वो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो वो ना ठीक नहीं हो रहा। पानीपत में भी मेरा बैच चल रहा है ना फाउंडेशन इंटर का, वहां पे हमने फिर अभी लाइव ऑप्शन दे नहीं रखी, सारे बच्चे फेस टू फेस में आते हैं। समझ रहे हो बात मेरी? ठीक है, तो उससे माइंड नर्चर होता है, एक रेगुलरिटी है। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है कुछ ऐसी स्कीम बनाते हैं कि भाई जिसको प्रॉब्लम है ना वो SMS कर दे और साथ साथ ओपन कर देंगे, फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इससे ना एफिशिएंसी नहीं आ रही और ना बच्चे क्लासेस मिस कर रहे हैं, और फेस टू फेस चाहिए। वो फेस टू फेस वाली बात नहीं है, रूटीन बनता है, सिस्टम बनता है, तो वो चीज हमें चाहिए। कहने का मतलब है करते इसके ऊपर काम बच्चों, आज ही डिसाइड करते हैं इसको लेकर। ऑप्शन मिलेगी आपको, बस ऑन रिक्वेस्ट बेस कर देंगे, जब आप बोलेंगे 1 सेकंड में ओपन कर देंगे उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेरे मोबाइल में सारा सेटअप है, आप मैसेज करेंगे, सिर्फ 1 सेकंड लगना है, मैंने बटन दबाना, लाइव हो जाएगा, बटन दबाएंगे बंद हो जाएगा, और कोई खास बात नहीं है। चलिए अब थ्योरी का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। केसेस where income of previous year
is taxable in same year। बच्चों ये थ्योरी का दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन है टोटल। पहला तो एसएससी वाला था और सेकंड ये है बच्चों पेपर में आने लायक थ्योरी के लिए, और एक आधा क्वेश्चन थ्योरी का आ जाता है इस चैप्टर से, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। अब हेडिंग क्या है? जनरली हम पैसा कमाते हैं प्रीवियस ईयर में। असेस कब होता है? असेसमेंट ईयर। 21-22 में पैसा कमाएंगे। चेक कब होगा? 22 और 23 में। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है। देश में 5 एक्सेप्शन है जहां पे प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में क्या हो जाती है? असेस हो जाती है। नेक्स्ट ईयर असेस करने की ऑप्शन नहीं। 5 में से एक केस तो कंपल्सरी है कि कंपल्सरी प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर में होगी। बाकी 4 केस ऑप्शनल है। पावर है असेसिंग ऑफिसर के पास, अगर उनको लगता है टैक्स की चोरी हो रही है, अगले साल तक वेट नहीं की जा सकती, तो 4 केस में प्रीवियस ईयर की इनकम वो प्रीवियस ईयर में ही क्या कर सकते हैं? टैक्सेबल। नेक्स्ट ईयर उनको वेट करने की जरूरत नहीं। तो टोटल 5 केसेस आर देयर। लिखते हैं जनरल रूल। जनरली इनकम ऑफ previous year is assessed in assessment year, but in certain cases income is taxable in same year। शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर 172 सेक्शन रिकवरी मैकेनिज्म। शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर। अब सुनिए देश में क्या हुआ, एक बार हेडिंग बना लो। बच्चों ये एक्सेप्शन वाला रूल नॉन रेजिडेंट के शिप पे लगता है, देश के रेजिडेंट शिप पे नहीं लगता। व्हाट हैपेंड, हुआ क्या वो आप समझे। हुआ क्या? हुआ ये कि बच्चों जो हमारे पास इंडिया के अंदर सरकार ने देखा जो नॉन रेजिडेंट के शिप हैं, फॉरेन के शिप्स हैं, वो कई शिप तो 6 महीने में एक बार आते हैं, कोई 2 महीने में एक बार आते हैं, कोई 15 दिन में एक बार आता है, कोई सालों साल में एक बार आता है। इंडिया में आके वो पैसेंजर पिक करते हैं, सामान पिक करते हैं और किराए की इनकम कमा के चले जाते हैं। अब रूल ये है कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में असेस होती है। सरकार ने देखा कई ऐसे शिप्स हैं जो एक बार हिंदुस्तान में आए, दोबारा आए नहीं और पैसा कमा के चले गए, और नेक्स्ट ईयर हम उनसे टैक्स की रिकवरी ही नहीं कर पाए। तो सरकार ने आपकी नॉलेज के लिए शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन हिंदुस्तान वालों के लिए नहीं, बाहर वाले शिपिंग के लिए रूल बनाया कि उनको जो वो शिप आपकी नॉलेज के लिए शिप है, वो शिप जो मास्टर ऑफ शिप है, जो शिप चलाता है, उसकी ड्यूटी है जितना भी पैसा उसने भारत से कमाया है, शिप लीव करने से पहले, भारत का बंदरगाह छोड़ने से पहले कस्टम स्टेशन के ऊपर इनकम टैक्स ऑफिस है, वहां रिटर्न सबमिट करके अपना टैक्स सारा का सारा क्या करे, जमा कराए। उसके बाद ही उसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा भारत से जाने का। इसलिए शिपिंग ऑफ एनआर की इनकम उसी साल क्या हो जाती है? टैक्सेबल हो जाती है। एयरलाइन पे रूल अप्लाई नहीं होता, इंडिया के शिप के ऊपर रूल अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ एनआर के शिप्स के लिए है। समझ आया पॉइंट? अब बच्चों दूसरा इसमें नॉलेज के लिए, पहले इसमें क्या रूल है, जितने भी आपकी रिसिप्ट होंगी, मान लो आपकी रिसिप्ट 100 लाख हुई, इसका 7.5% आपका प्रॉफिट होगा, 7.5 लाख ये प्रॉफिट होगा, ये इनकम बनेगी आपकी। मतलब इसमें जितना भी वो भारत से कमाएगा उसका 7.5% उसको प्रॉफिट है, और 7.5% के ऊपर उसको टैक्स देकर चलना है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ एसएससी, वो फर्म है, इंडिविजुअल है, जो भी है। अब ये क्या हुआ? अच्छा मेरे क्वेश्चन का आंसर तो पहले, एक शिप कितने का आता होगा युगल? एक शिप कितने का आता होगा? बोलो ना, फिगर क्या है, शर्मा के बोल रहे हो? हाँ जी आप बताओ बच्चे, शिप कितने का आता होगा? ऑनलाइन वाले 2 बताओ, थोड़ा गैस करें। हाँ जी आप बताओ, अंदाजा लगाओ, क्या हो गया घबराने की?
कोई इसमें वो टैक्स होना लग रहा है? बताओ। हाँ जानवी, कितने का आता होगा? पारस, चलो अब मैं आपको गाइड करता हूं। मैंने बिरला वालों की एक शिपिंग कॉर्पोरेशन का ऑडिट किया कोलकाता के अंदर बेस में, और वहां उस साल उन्होंने 3 शिप खरीदे थे। और इंडिया के शिप ना मरे मरे से शिप होते हैं, छोटे छोटे से, मतलब मजेदार वाली बात नहीं है, फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू। और 2009 की बात है ये, और छोटे शिप, मतलब इतना बहुत बड़ा शिप भी नहीं था, और मीडियम शिप्स थे। 1000 करोड़ का एक था। कितने का? 1000 करोड़ का एक। 3 शिप लिए थे 3000 करोड़ के। फॉरेन वालों के शिप देखोगे ना, फॉरेन वालों के 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़ के शिप है बच्चों। उसके अंदर ना कम से कम 5-5 हजार तो रूम्स होंगे। एक 2-3 5 स्टार होटल भी उसके सामने छोटे पड़ते हैं। इतने बड़े बड़े शिप्स हैं। जब वो निकलते हैं पैसेंजर को लेके निकलते हैं, लाइव स्टॉक को लेके निकलते हैं। अब 3-3 महीने का टूर है तो लोगों को घर जैसी फीलिंग आती है, बिल्कुल ऐसा लगता है नहीं कि वो बाहर है, ठीक है। तो पूरे होटल से भी बड़ा है ये। नूर महल होटल तो उसके आगे छोटा होगा जितना बड़ा शिप होता है। सिंगापुर के शिप देख लोगे ना, जो ट्रैवल वाले शिप है, लोगों को लेके जाते हैं, वो इससे बड़े होंगे। 5-5 हजार करोड़ के, 8-8 हजार करोड़ के शिप हैं। समझ आई बात? अब आप कहोगे सर कहना क्या चाहते हो इसमें, हमें डरा क्यों रहे हो? हाँ भाई हमने लेना ही नहीं अभी, तो हम क्यों कह रहे हो? मैं इस बात से नहीं कह रहा। देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या देखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देखा इंडिया में एनआर का जो शिप है उसने आके कमाए 3 करोड़ रुपए, पैसे कमाए 3 करोड़। यहां पे अगर उनका 1000 करोड़ का भी शिप है, शिप पे डेप्शन का रेट 30% होता है। 1000 करोड़ का 30% होगा 300 करोड़। और मान लो वो शिप हिंदुस्तान में 1 महीने के लिए रहा, टोटल 1 महीना, तो 12 महीने इंटू 1 कर दें, तब भी 27 करोड़ बनता है। बोली यस और नो? डेप्रिसिएशन इक्वल टू पीरियड इन इंडिया लगा लेते हैं, सारा था ना 300 करोड़ इंडिया का होगा। उसके अलावा सैलरी, डीजल, पेट्रोल, ये वो, अटरम शटरम। बोले यस और नो? लॉस आया कि नहीं आया? बोले लॉस आएगा कि नहीं आएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देखा फॉरेन की शिपिंग कंपनीज इंडिया में अरबों रुपए का लॉस दिखा रही हैं। और मैंने आपको बताया था लॉस के टैक्स में बहुत कीमत है। एक बार लॉस आ गया, अगले 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे। और इनके तो लॉस ही बड़े मोटे हैं, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ के तो लॉस आ रहे हैं। ये तो टैक्स देने की बजाय सरकार के ऊपर एहसान जता के चले गए, हमने तो 100 करोड़ का टैक्स बेनिफिट अभी आपसे लेना है, ना कि हमने कुछ आपको देना है। मनमोहन सिंह ने लॉ ही क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। बोला जितने भी फॉरेन की शिपिंग कंपनीज हैं भारत में लॉस नहीं दिखा पाएंगी। जनरली जितनी उनकी रिसिप्ट होगी 7.5% उनका प्रॉफिट होगा, 92.5% उनका खर्चा है। 92.5% उनका खर्चा है, 7.5% उनका क्या है, प्रॉफिट है। ऐसा करके देश में वो लॉस नहीं दिखा पाएंगे। और एयरलाइंस को 5% का रूल बनाया, एयरलाइन एनआर की, नॉन रेजिडेंट की। इंडियन शिपिंग कंपनीज लॉस दिखा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन और उनके लिए भी नॉन रेजिडेंट की एयरलाइंस पे 5% का रूल बना दिया। ऐसा करके वो लॉस नहीं दिखा। एयर इंडिया का कितने का लॉस होगा बच्चों, आपको क्या लगता है? एयर इंडिया का कितने का लॉस होगा, बताओगे? बताओ अंदाजा। एयर इंडिया का कितने का लॉस होगा अंदाजा, बोलो। बताओ बच्चों कितना लॉस होगा एयर इंडिया का इस समय? वो तो कैरी फॉरवर्ड हो गई होगा, हिंदुस्तान का है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। 80,000 करोड़ का लॉस है बुक्स में। कितने का? 80,000 करोड़ का, जब इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्जिंग हुई है इसकी। समझ रहे हो बात? कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है। ये कंपनी टैक्स होना देती है बच्चों, इनका तो डेप्रिसिएशन इतना ज्यादा प्लेन्स का, दुनिया भर का। ये तो बस प्लेन में इन्वेस्टमेंट हो गई, उसके बाद जो कमाले, वैसे बुक्स में डेप्रिसिएशन की वजह से बड़ा लॉस आता है। तो बच्चों ये तो बड़ी कंपनीज हैं, इनमें प्रॉफिट कहां से? 400 करोड़ का प्लेन है, 100 करोड़ का प्लेन है, इसमें क्या 30-30 करोड़ तो डेप्रिसिएशन आता है एक साल का, 25-25 करोड़ रुपए तो, ठीक है ना। और खर्चे कितने एयरलाइन चलाने के, कोई मजाक थोड़ा। गाड़ी चलाने के इतने खर्चे हैं, जो ऊपर उड़ता है उसके नहीं क्या खर्चे होके चलेंगे। समझ रहे हो बात मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं? प्लीज फोकस। अब मैं कहना चाहता हूं तो रूल 7.5% वाला क्लियर हुआ सभी को बच्चों? 7.5% वाला क्लियर हुआ सभी को? चलो अब बच्चों लिखते हैं इसका लॉ। तो ये रूल सिर्फ शिपिंग में है, एनआर की शिपिंग में और किसी में नहीं है। और भारत की शिपिंग कंपनी नॉर्मल पीएनएल बनाए, इनके लिए पीएनएल अलाउ
नहीं किया गया सरकार की तरफ से। वेयर अ शिप belonging to NR carries passengers livestock, mail or goods, ship at a port in India. The ship is allowed to leave the port only when tax has been paid or satisfactory arrangement has been made for payment thereof. 7.5% of freight paid और पेबल टू ऑनर। तो इसका प्रॉफिट कितना है बच्चों? 7.5%। इसी 7.5 टैक्स नहीं है, 7.5 प्रॉफिट है। समझ आई? टैक्स तो अगर वो इंडिविजुअल है शिप वाला तो स्लैब लग जाएगी, कंपनी है तो कंपनी का रेट लग जाएगा, जो भी है। इट इज ड्यूटी ऑफ मास्टर ऑफ शिप to pay tax. It is duty of master of ship to pay tax. ये ड्यूटी है मास्टर ऑफ शिप की, टैक्स क्या करना? पे करके चलना। समझ आया बच्चों? और आप बताओ सही है कि गलत है? हम विजय माल्या का हमने क्या कर लिया, भोपाल गैस वाले का हमने क्या कर लिया, जो यहां से यहां पे इतना बड़ा इशू करके चला गया, फौरन चला गया तो चला गया। समझ आई बात? कुछ नहीं कर सकते फौरन सरकार की हेल्प के बिना, और फौरन सरकार कभी हेल्प नहीं करती। जैसे विजय माल्या इंग्लैंड में है तो उसने बोल दिया महारानी को, भाई मेरे पास 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 5 आपके, ठीक है ना, 5 मेरे पास। जेल में रहने से तो अच्छा ही है बच्चों, डील की जाती है, क्लियर डील है। ऐसे थोड़ा कोई देश बुलाता है। अब अफगानिस्तान का राष्ट्रपति जो गनी है वो दुबई में है, तो ऐसा थोड़ा चला गया, उसने बोल दिया दुबई को मैं हीरे जवाहरात लेके आ रहा हूं, पूरा डब्बा प्लेन भेज दो मेरे लिए, ठीक है, बस मैं आ रहा हूं, मैं ला रहा हूं 10, 12, 13 हजार की करोड़ की प्रॉपर्टी, आधे आपके आधे मेरे, ठीक है, बस डील हो जाती है। दूसरा कंट्री सपोर्ट कर देता है, उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है सरकारी खजाने में, एड ऑन हो जाती है, ठीक है। नहीं तो आप देखो ना, ये दुबई ने दुश्मनी तो लिया है एक तरह से, क्यों उसको राष्ट्रपति को रखा वहां पे, लेकिन ये चलता रहता है, सभी देशों में ऐसा है। इंग्लैंड, यूएसए, ये अपने लोगों को बचाते हैं, ठीक है ना। आप देखो जिसने भोपाल गैस का इशू करा था उसको राजीव गांधी के प्राइवेट प्लेन से वहां छोड़ के आ गया था, ठीक है ना। तो वो तो भगाया, उसने बोल दिया हिंदुस्तान में इतनी बड़ी फैक्ट्री है भोपाल गैस वाली, सब कुछ आपका, बस मुझे जाने दो। समझ आई बात? बस मुझे जाने दो। तो वहां अमेरिका से फोन आ गया प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का, जो भी, भाई इसको छोड़ दो, सब कुछ आपका। तो वो सरकार फिर मानती है एक दूसरे को, वो भी हमारे लिए करते हैं, हम भी करते हैं। हमने कहा भाई तू निकल ले यहां से, ठीक है, हम पीछे से, सरकार हमारी है तो हमें देके जाएगा, देखा जाएगा जो होगा यहाँ पे। तो ये बड़ी, जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका के ऊपर लादेन ने हमला किया तो उन्हें पाकिस्तान में घुस के मारा उसको, ठीक है ना, क्योंकि वो कह रहे नहीं मारेंगे हमारी दहशत ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये चीजें नहीं है। यहाँ तो जिसने भागना होता है विजय माल्या। अब आप देखो, चाहे प्राइवेट प्लेन हो, बिना एयरपोर्ट की परमिशन से ना प्राइवेट प्लेन उड़ नहीं सकता ऊपर, तो विजय माल्या कैसे भाग गया भारत से? सबको पता है मोस्ट वांटेड पर्सन है इंडिया का, टैक्स चोरी किया है, ये चोरी किया हुआ है। ऐसे ही जो इससे पहले आईपीएल का कमिश्नर था मोदी, नीरव मोदी से पहले एक और,
तो वो भी ऐसी भागा मोदी, उसको बाहर भेज दिया, इशू आ रहा था, और ये नीरव मोदी भी बाहर गया। कैसे चले जाते हैं बच्चों बाहर? एयरपोर्ट सरकार के, सरकार को पता है इसने फ्रॉड, रातों रात कैसे उड़ जाएंगे? सब सरकार की प्लानिंग होती है। सरकार को बोलते हैं भाई हीरे जवाहरात का मैंने ड्रम भर के रखा हुआ है, मेरे घर के नीचे खुदाई कर लो और सब कुछ आपका। सरकार कह रही है ठीक है बस तू जा, हम देख लेंगे जिसको देखकर चलना है। समझ लो बात मेरी? तो ये है पॉलिटिकल सिस्टम देश का। चले अब इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं जो रिसिप्ट्स होंगी अच्छा नहीं है बच्चों, देश के लिए कुछ नहीं है, सब अपने लिए सोचते हैं। मैंने जो देखा, देखो गलत के साथ ही गलत होता है। आप ये देखो, अगर हमारे पहले के प्रधानमंत्री जैसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मतलब कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हुई है, तो किसी के साथ तो नाजायज किया होगा कि इन्होंने, किसी ने ऐसा किया। तो यही बात है, पैसा क्या करना है? तुम देश की इतनी बड़ी पोजीशन पे हो, तुम्हारे पास पैसे की किसी के पास कमी थोड़ी ना है। देश की इंटीग्रिटी के लिए काम करो। इनके पास पैसों की कमी थोड़ी ना बच्चों। सोनिया गांधी सबसे रिचेस्ट पर्सन है इंडिया की, अंबानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। समझ आई बात आपको बच्चों? वो तो बिजनेसमैन नहीं है, ऐसे शो नहीं कर सकती। आप सोच भी नहीं सकते उसके पास कहां पूरे वर्ल्ड में प्रॉपर्टीज होंगी। जिसने देश को 50 साल चलाया हो, जिन्होंने, तो उन्हीं के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? तो इनको पैसे का लालच नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। देश के लिए सोचना चाहिए। आज हमारे देश में इंटीग्रिटी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ करते हैं, कोई ना कोई पार्टी दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है, तो आज वो चीज नहीं। तभी तो यहाँ टेररिज्म ज्यादा है, हर चीज की कमी है। यहाँ पार्टीज एक जैसी नहीं है। और आप देखो जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट बीजेपी के काफी विधायकों को मारी जा रही है, किसी गोली मार देती है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये इसीलिए क्योंकि हमारे देश में इंटीग्रिटी नहीं है। तो जब पार्लियामेंट का मेंबर ही सेफ नहीं है, उसको लग जाए तो फिर आम आदमी क्या सेफ है? कुछ भी सेफ नहीं है इसके अंदर। इसीलिए बच्चों लोग देश छोड़ के फॉरेन जाना चाहते हैं। हमारे देश के बहुत टैलेंटेड लोग फॉरेन में शिफ्ट क्यों जाते हैं? वहां लाइफ की क्या है? सिक्योरिटी है। यहाँ लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है। कभी भी ऊपर से ब्लास्ट गिर जाए, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। नंबर टू, पर्सन्स लिविंग इंडिया सेक्शन 174। अब सुनिए सरकार, अब ये 4 सेक्शन जो आ रहे हैं सेक्शन, ये ऑप्शनल है। यहां एओ चाहे तो कर दे, पावर है उसके पास, हमेशा ऐसा नहीं होता। अब इसको पहले समझा देता हूं। जैसे आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया परमानेंटली शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वीजा वाले आपकी इनकम क्रॉस चेक करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्रॉस चेक करते हैं, फैक्स भेज के, ईमेल भेज के, इसकी ये रिटर्न की कॉपी आई है तो आप बताओ इसकी इतनी इनकम है कि नहीं है। तो ये सब चीजें होती है। तो इनकम टैक्स से वो डाटा मैच कर लेते हैं। तो वहां से कई बार एओ को पता लग जाता है कि ये पर्सन भारत छोड़ के परमानेंटली जा रहा है। एओ पूछ लेता है व्हाई यू आर आस्किंग, तो बोल देते हैं कि दे हैव अप्लाई फॉर वीजा, परमानेंट वीजा टू यूएसए ऑस्ट्रेलिया, सो वी आर जस्ट चेकिंग द इनकम। तो एओ को लगता है यार ये पर्सन तो बड़ा पैसे वाला है। और मान लो आज 10 सितंबर है, तो 10 सितंबर को एओ को पता लग गया कि आप परमानेंटली 3-4 दिन में उड़ने वाले हो, तो एओ आपको नोटिस इशू कर देगा। पावर है उसके पास, करे ना करे उसकी इच्छा है कि आप अपनी इनकम करंट ईयर की, एक तो आपकी 2 असेसमेंट होंगी इस केस में, एक तो पिछले साल की इस साल असेसमेंट ईयर में जो अगर नहीं हुई, और एक करंट ईयर 1 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक जो आपने पैसा कमाया, 1 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक जो पैसा कमाया, उसको इसी साल क्या करेगा, वो असेस करेगा, तभी आपको जाने देगा। लेकिन ये हर केस में नहीं है, उसको जहां लगता है टैक्स की चोरी हो सकती है वहां। बच्चों मैं आपको बताता हूं, देश में सिस्टम इंटीग्रेट नहीं है। जैसे आप एक पर्सन हो, इंडिया में जॉब करते हो, किसी कंपनी के लिए आए हो, और आपको लग रहा है अपना आप परमानेंटली यूएस से जा रहे हो और वापस आपने इंडिया में नहीं आना। लोग क्या करते हैं, इंडिया के बैंकों के क्रेडिट कार्ड है, भरपूर शॉपिंग करते हैं, टिकटें बुक करा लेते हैं, अब चले गए यहां से कहा यूएस से, देते नहीं पैसे बैंक के, ढूंढ लो बैंक वाले ने जहां ढूंढना है जहां के। तो बुरा हाल है देश में ना, सिस्टम इंटीग्रेट नहीं है। मतलब ऐसा कोई सिस्टम हो कि कोई बाहर जा रहा है उसके कोई ड्यूज क्लियर हो, कोई बैंकों का पैसा देना है उसने, तो वो चीज नहीं है। मान लो आपने लोन ले लिया बैंक से और आप उठ रहे हो, तो बैंक के पास इंटीग्रेट सिस्टम नहीं है। जब पैसा डूब जाएगा तो बैंक की अकल आएगी, ओहो ये तो हमारे पैसे भी लेके भाग गया, ठीक है ना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं। मतलब वीजा के साथ ना सिविल स्कोर इंटीग्रेट करना चाहिए सरकार को।
कि जब वीजा लगे तो सामने उसका सिबिल आ जाए, और मतलब ये सब चीजें। लेकिन ये चीजें अभी इंटीग्रेटेड नहीं, आने वाले समय में हो जाएंगी, तो लोग मिसयूज ही करके चलते। तो सरकार के पास पावर है करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में क्या करने की, असेस करने की। लिखते हैं, व्हेन इट अपीयर्स टू AO that any individual may leave India permanently during the current assessment year, and he has no present intention of returning to India, the total income of such individual for period from expiry of respective previous year up to probable date of departure from India is chargeable to tax in that assessment year। तो बच्चों 1 अप्रैल से लेके जब आप जा रहे हो तब तक की इनकम, मतलब आधा साल बीच में आधा अधूरा, उसकी इनकम उसी साल असेस कर ली जाएगी। और बोले सही है कि नहीं है? एक बार पर्सन उठ गया कहां से पकड़ेंगे? तो ये ओके, ये मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा सभी में होगा, ये पावर है असेसिंग ऑफिसर। ये पावर है असेसिंग ऑफिसर की। और बोली सही पावर दी है कि नहीं दी? बोली यस और नो। बच्चों लोग तो पैसा लेके उठ जाएंगे तो क्या कर लेंगे हम अपना। फॉरेन में बच्चों सिस्टम काफी एडवांस है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। देखो हमारी टेक्नोलॉजी पे अभी हमें बहुत वर्क करना है। फॉरेन ने टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया। आप देखो अमेरिका ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया लादेन के ऊपर, तो उनका हेलीकॉप्टर रडार में आया नहीं, किसी को पता नहीं लगा हेलीकॉप्टर उतरा है वहां, और रडार में नहीं आया। टेक्नोलॉजी देखो ना उनके पास क्या है, मतलब उनके पास ऐसे इक्विपमेंट है रडार में नहीं आएंगे। तो हमारे पास ये चीजों की कमी है। ऐसे ही टैक्स वालों के पास भी सॉफ्टवेयर की कमी है, मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन कब मिलती है? साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद, इमीडिएट उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। समझ लो मेरी बात, दे डोंट गेट दी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली कि ऐसा हो रहा है, ये सब चीजें। एग्जाम्पल, X is living India permanently on 15/7/21। X भारत को परमानेंटली, इस केस में AO कैन मेक 2 असेसमेंट्स। इसमें AO 2 असेसमेंट कर सकता है बच्चों, 1/4/20 से 31/3/21, 20-21 की असेसमेंट ईयर 21-22 में ये नॉर्मल रूल है। हाँ बच्चों समझ आई बात? और 1 अप्रैल 21 से जो 15/7/21 तक पैसा कमाएगा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की असेसमेंट भी 21-22 में ही होगी। ये आपके पास क्या है? एक्सेप्शन है।
समझ आया बच्चों? अब ये देखो, ये इस साल की इसी साल असेस कर देगा ना, अगले साल की वेट नहीं करेगा। चलें आगे, समझ आया केस? तीसरा केस ये लिख लिया सभी ने? अब बच्चों तीसरा केस क्या है? एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फॉर्म फॉर अ particular event or purpose पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। सुनो बच्चों, बच्चों ध्यान से सुनो। देश में ना दो लोग मिलकर शंकर जादूगर सर्कस चला रहे हैं, मान लो हरियाणा में। उनको पता 15 दिन के दो लोग इकट्ठे हुए हैं, टेम्परेरी इकट्ठे हैं, और शंकर जादूगर होने के बाद, वो इवेंट होने के बाद वो खत्म हो जाएगा। इवेंट होने के बाद वो खत्म हो जाएगा, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो अगर एओ को पता लग जाता है कोई एओपी बीओआई पर्टिकुलर काम के लिए बनी थी और वो बंद हो रही है, तो अभी तो लोग इकट्ठे हैं उसके और पैसे भी उनके पास है, कल को वो अलग अलग हो गए तो पैसे कहां से रिकवर करेंगे? तो एओ के पास उसी साल असेस करने की क्या है? पावर है। पता कैसे लगता है? न्यूज़पेपर में इन्होंने दिया कि सर्कस बंद होने जा रही, वहां से पता लग गया। दूसरा, कई बार लोग एओपी बीओआई का पैन नंबर बनवाते हैं और काम खत्म होने का पैन नंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर, तो वहां से भी एओ को पता लग जाता है। तो उस साल की इनकम उस साल क्या कर सकते हैं? असेस। बंद कर रहा है कोई, लोग अलग अलग हो जाएंगे तो पैसा कैसे रिकवर होगा? इसीलिए ये पावर दी गई है। इफ एन एओपी बीओआई एक्सेट्रा is formed for a particular purpose and AO apprehends AOP BOI is likely to be dissolved or in next year. He can make assessment of income up to date of dissolution of income of assessment year. एक एओपी है, वो डिसॉल्व हो गई 14/8/21 को, तो 1 अप्रैल 21 से लेके 14/8/21 तक जो पैसा कमाया होगा वो असेस हो जाएगा असेसमेंट ईयर 21-22 में, एक्सेप्शन। नहीं तो ये कब होता? 22 और 23 में। समझ आया आप? तो बच्चों बंद करोगे तो फिर सरकार को होता ही कोई टैक्स की चोरी करके ना भाग जाए, तो उसके लिए सरकार फिर सेम असेसमेंट ईयर में असेस करती है। जबकि 21-22 का पैसा कब असेस होना था? 22-23 में, लेकिन ये 21-22 में ही हो जाएगा। पावर है, ऐसा हर किसी का नहीं होता, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर किसी में होता। फोर्थ, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। फोर्थ आपके पास डिसकंटिन्यूड बिजनेस। बच्चों डिसकंटिन्यू बिजनेस क्या होता है? आप सुनिए, एओपी बीओआई के अलावा कोई फर्म, कोई कंपनी कोई डिसॉल्व हो गई है, बंद हो गई है, तो उसमें भी एओ के पास सेम पावर है। जब तक बंद हुई है तब तक की इनकम उसी साल क्या करने की? असेस करने की पावर है। Where any business
discontinued in any assessment year the income of period from expiry of previous year up to date of such discontinuance may at discretion of AO be charged to tax in that assessment year. तो ये जनरल बिजनेस के लिए है, ये जनरल बिजनेस के लिए। समझ आया पॉइंट? और सही रूल है कि नहीं है? बोलिए यस और नो। आप एक सिंपल सी बात देख लो, आप किसी का घर किराए पे लेकर छोड़ के जा रहे हो, मकान मालिक आके चेक किराया देखेगा, मीटर ठीक है, प्रॉपर्टी ठीक है, सब कुछ देखेगा, क्योंकि उसको पता अभी तो मैं आपसे रिकवरी कर लूंगा, कुछ करनी है। एक बार आप चले गए फिर कैसे रिकवरी हो जाएगी? तो दिस इज द ओनली थिंग इन केस ऑफ टैक्स ऑल्सो। चले डन है। और लास्ट पांचवा ये है बच्चों की, जैसे ना आप चांदनी चौक में या करनाल में किसान आंदोलन के आसपास 2-3 करोड़ रुपए कैश बैग में लेके घूम रहे हो और पुलिस वालों को शक हुआ कोई बम बुम तो नहीं है इसमें, उसने आपका बैग चेक कर लिया और वहां कैश निकला, तो डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा, इनकम टैक्स वालों को बुला लेंगे साथ के साथ, वो आपसे पूछेंगे कि ये पैसा कहां से आया, यू शो कि मैंने बैंक से निकाला है, कोई निकाला तो उसकी पासबुक दिखा दो, कोई प्रूफ। समझ गए? इफ यू नॉट एबल टू शो तो इसका मतलब 2 नंबर का पैसा है, पकड़ा गया है। अब अगले साल थोड़ा वेट करेंगे इसकी असेसमेंट में, आपको उसी साल क्या करेंगे, असेस करके चलेंगे। तो आपके पास से सोना 2 नंबर की कोई चीजें मिलती हैं तो बच्चों वो थोड़ा अगले साल वेट करेंगे, उसी साल असेस करके चलेंगे। 5वां, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी to avoid tax. Person likely to transfer property to avoid क्या? Tax. When it appears to AO that a person is likely to charge, sell, transfer, dispose with any of his assets to avoid payment of any liability the total income of said person can be chargeable to tax in same year. तो टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स है सेम ईयर में। तो 5 केस हो गए हैं। शिपिंग बिजनेस ऑफ क्या? एनआर, डिसकंटिन्यू एओपी पकड़ा जाएगा और पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। तो अभी इतना ही करेंगे, प्लीज कोई डाउट पूछिए। अगली क्लास में भी हमारा ये तो टॉपिक था इंपॉर्टेंट, नो डाउट। अगली क्लास में बेस कंसेप्ट और आएंगे 1-2, उसके बाद फिर सरचार्ज के टॉपिक आ जाएंगे, प्रैक्टिकल की सरचार्ज की दोबारा टैक्स कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी।
डन है? कोई डाउट है प्लीज पूछिए। ओके चलिए, कोई डाउट ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज, कोई है तो पूछिए। एनी डाउट? कोई डाउट?